गुड मॉर्निंग क्लास। कंकाल वगैरह पढ़ा। इसमें क्या है बाबू? ज्योग्राफी। चट्टान तो पढ़ा ही दिए थे आप लोगों को, रूपांतरी चट्टान तक बता दिए थे और आपको बोले थे आप चट्टानों को याद करके आइए। संगमरमर, रूपांतर, संगमरमर, ग्रेनाइट, बीच में मत बोलना कोई। ठीक है, ग्रेनाइट गहराई पे पाया जाता है, इग्नियस रॉक्स होता है। ठीक है, गैब्रो भी नीचे पाया। संगमरमर, नीस, रूपांतरित याद नहीं किया आप लोग तो। सर्पेंटाइन, डोलोमाइट, औसाई, चूना पत्थर, खड़िया, बलुआ पत्थर, औसाद। बढ़िया से नहीं याद करते लोग तो। बताइए, मैग्मा कहां से निकलेगा? मेंटल से। अगर नीचे जम गया तो गहराई में आंतरिक आग्नेय चट्टान, एकदम पाताल में जम गया तो ग्रेनाइट और गैब्रो। ग से गहराई, ग से ग्रेनाइट, ग से गैब्रो। पृथ्वी के सतह के पास जमा तो लिकोलाइट, फिकोलित, फेकोलित, जितना लीथ है यही कहलाएगा। अब बाहर निकल के ठंडा हुआ तो आग्नेय चट्टान। कौन सा? आग्नेय। ये भी आग्नेय, ये भी आग्नेय, ये भी आग्नेय। बाह्य आग्नेय, मध्य आग्नेय, आंतरिक। इसे पातालिक या आंतरिक कहिए। एकदम नीचे प्लूटोनिक होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए तो। लेकोलिथ मध्य आग्नेय, ये मध्य आग्नेय हो जाएगा। फेकोलिथ, बेकोलिथ, इसमें लिथ होता है। ग्रेनाइट और गैब्रो, बेसाल्ट, बाह्य आग्नेय। इसी के टूट फूट से क्या बनता है? औसाद, परतदार होती है औसादी। जीवांश पाया जाएगा, औसत ईंधन मिलेगा। बालू के जमा होने से बलुआ पत्थर, औसत। चूना के जमा होने से चूना पत्थर, औसत। हाँ, खड़िया, औसत। अरे चूना को ही क्या कहते हैं? खड़िया। डोलोमाइट, औसादी। और बलुए पत्थर का ये कैटेगरी होता है डोलोमाइट। कौन सा हो जाता है? औसत। संगमरमर, संगमरमर। बताइए, जब तक दाब नहीं पड़ेगा क्या रूपांतरिक बनेगा? सबसे कठोर, सबसे कठोर, सबसे कमजोर, औसादी। औसादी तो सबसे कमजोर होता है। लेकिन ईंधन की प्राप्ति, सजावट के लिए संगमरमर। सबसे कठोर रूपांतरित होते हैं, संगमरमर होगा। ठीक है। हालांकि अगर संगमरमर नहीं मिल रहा है तो आप औसादी लगाइए कि आग्नेय? हाँ, आग्नेय। कौन सा लगाएंगे? आग्नेय लगाएंगे। अब बताइए, ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। ये क्या हो जाता है? महंगा पड़। कौन सा? संगमरमर वगैरह। ये रूपांतरित चट्टानें थोड़ी महंगी पड़ जाती है। अच्छा, अब बताइए, औसादी में तो कोई दिक्कत नहीं है, कमजोर होगा ही, परतदार होगा, टूट सकता है, परत दर परत टूट सकता है। बलुआ पत्थर हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा, सेल खड़िया हो जाएगा, चौक हो जाएगा, ये सब भट्ठा हो जाएगा। ये सब किसमें आता है? चिकनी मिट्टी हो जाता है। ये किसमें आ जाएगा? औसत। चीनी मिट्टी आ जाएगा, औसादी। ये सब किसमें आ जाएगा? औसादी में। टाइल्स वगैरह जो लगाया जाता है, औसादी। टूट जाता है टाइल्स, लगाइएगा ना टाइल्स तो पक्का एक दो को टूट जाता है, लगाने में तो टूट जाता। अब संगमरमर नहीं टूटता है। संगमरमर को काटने में हालत खराब हो जाता है। जिनके जिनके घर में संगमरमर लगल रहेगा ना, बेचारा गर्मी में भी परेशान रहेगा, ठंडी में भी। गर्मी में सोचो इतना ना गर्म हो जाएगा, पानी डालते रहिए वो गर्म में ना छोड़बे नहीं करे। और ठंडी में इतना बर्फ हो जाएगा, सोच रहा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कितने लोग के घर में लगा हुआ है संगमरमर? इन लोग का लिस्ट बनाओ, फीस ज्यादा लो। हाँ, ज्यादा फीस दो लोगी तुम लोग। बेचारा तुम्हारे घर में संगमरमर लगा है, अरे फीस ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन देखो बेचारा घर में संगमरमर लगा है, जमीन पे बैठ के पढ़ रहा है। बेचारा कितना
कोई बात नहीं बेचा, पढ़ लो पढ़ बेचा, बोरा बिछा के यहाँ पढ़ रहा है, संगमरमर के घर वाला क्या पढ़ रहा है, बोरा बिछा के। कोई बात नहीं है, पढ़ लीजिए, फिर अपने अपने ऑफिस में बैठिएगा आप लोग, जैसा मन वैसे। ज्यादा ऑफिस ऑफिस को सजाने की कोशिश मत कीजिएगा, जो डिपार्टमेंट मिले उस डिपार्टमेंट को सजा के रखिएगा। हम बस आप सबसे इतना ही कहेंगे कि नौकरी के बाद जब आपका ट्रांसफर हो तो पूरे वो एरिया को टेंशन हो जाए, एकदम दुख हो जाए कि चला गया यहां से अब वहां पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपका ट्रांसफर हो तो लोग खुश हो जाए। हम लोग यहाँ कई ऐसे डीएम एसपी आते हैं, सबके आदमी मनाता है, सोच रहा है चल जाए, तो मनाता है कहो तो बहुते दूर चल जाए, समझ में आ गया। एक और तो बहुत कमीना होता है सब। और बाकी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पैसा वैसा सब ये रह जाता है, बहुत ज्यादा काम ना आता है, लेकिन मन में नहीं करता सके। ये बताओ बाबू, हमें तो एक चीज कंफर्म हो गया कि औषधि जहां ज्यादा जरूरत है वहां नहीं लगाएंगे, जहां कम जरूरत है वहीं क्या लगाएंगे, औषधि। जैसे बाथरूम वगैरह का टाइल्स होता है, इतना किसी को ज्यादा जरूरत, और वही अगर लगा देंगे टाइल्स प्लेटफॉर्म पे, घिस देगा आपको, अब डेली गिरेगा, क्या करेगा, गिरेगा। ऐसा नहीं होता है कि कमजोर होता है, लेकिन उसके नीचे सपोर्ट देना पड़ता है। जैसे मॉल वगैरह में टाइल्स लगा रहता है तो निचवा पूरा सपोर्ट दिया रहता है, यहाँ पे खुद में टाइल्स मजबूत नहीं होता, उसके नीचे मजबूती रहना चाहिए। अब मार्बल बहुत मजबूत होता है। अच्छा, आग्नेय चट्टान में बताइए तो बाह्य आग्नेय ज्यादा मजबूत होगा कि मध्य आग्नेय की आंतरिक आग्नेय? हाँ, ये बहुत मजबूत होगा यहाँ पर, ये इसके इक्विवेलेंट हो जाता है, संगमरमर के इक्विवेलेंट हो जाता है। रीजन समझिए ना, रूपांतरी बनता क्यों है, ज्यादा तापमान और ज्यादा दाब, इसे थोड़ा निकला वहीं रह गया, तो नीचे से इसे तापमान मिल ही रहा और ऊपर से दाब मिल ही रहा, तो कौन सा चट्टान रूपांतरी के समान कठोर हो जाता है, आंतरिक। कौन सा, आंतरिक आग्नेय, आंतरिक आग्नेय चट्टान। इसीलिए आप देखिएगा किचन का जो स्लैब होता है ना, स्लैब ग्रेनाइट का लगाते हैं। किसका लगाते हैं, ग्रेनाइट। काला या हरे रंग का आएगा, हल्का ग्रीन एक होता है, डार्क ग्रीन मिलिट्री ग्रीन का होगा, या फिर ब्लैक लोग लगाते हैं। कई टाइप का ग्रेनाइट होता है। ग्रेनाइट सोचो बहुत तेज फिसलता है, बहुत तेज फिसलेगा ग्रेनाइट, इसलिए लोग उसे सीढ़ियों पे लगाते हैं ग्रेनाइट को। और सीढ़ी जब धुला रहे, कोई धुले सीढ़ी और उसी पे चढ़िए, और सीढ़ी किस चीज का रहे, ग्रेनाइट का, बढ़िया से मुंह हाथ पूछ के चलाएंगे यहाँ पर। तो देखते होंगे आप लोग ऐसे किचन वगैरह में, तो सीबीएसई वाला सब किचन वगैरह में बहुत सजा के रखता, मॉड्यूलर किचन, अलमारी उलमारी रहता है उनसों के किचन में। इधर हम लोग कहते सोचा हिंदी मीडियम में लगे, रूम में अलमारी नहीं, सोचा बक्सा रहता है टीनवा वाला, इसे खोलो इसे। अब डोलची, डोलची नहीं समझता, अटैची, डोलची अलग होता है, अटैची मजबूत होता है, डोलची कमजोर होता है, आर पार दिखता है हमें तो। दूगो में स्टैंड रहता है, लेके चल दो डोलची में। हम लोग के समय डोलची चलता था ज्यादा, समझ में क्या, ऐसे रहता है वो, आज जाली जाली बनल रहेगा ऐसे, इसमें समझा आएंगे, दूगो में स्टैंड लगल रहेगा ऐसे, एगो ए पार से एगो पार से, टांग लीजिए चल दीजिए, समझ गया। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो ग्रेनाइट समझ में आ ही रहा आप लोग को, मजबूत होता है, कौन सा ग्रेनाइट वगैरह मजबूत, कई लेवल का ग्रेनाइट होता है सब। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत है? चट्टान आपको बढ़ा दिए थे, ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, लिकोलिथ, फेकोलिथ, ये सब किसके एग्जाम्पल? आगे चूना पत्थर, सेल खड़िया, लाल पत्थर, ये सब टाइल्स, ये कोयला औषधि, टाइल्स औषधि, संगमरमर, नीस रूपांतरी, नीस रूपांतरी, ये सब किसमें आते हैं? रूपांतरी। आपको इसका लिस्ट याद करना बाबू, आपको दे दिए हैं, नहीं दिए हुए हैं, नहीं लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है कि औषधि कैसे आग्नेय में बदला, आग्नेय कैसे रूपांतरी में बदला, औषधि कैसे रूपांतरी में बदला, और सारा चीज लिस्ट दिया हुआ है। अब जो याद करने वाला चीज है बाबू, अब आप लोग भी वो नहीं करेंगे तब दिक्कत होगा। तब आज हमको एटमॉस्फेयर पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? स्टार्ट करें एटमॉस्फेयर। पीडीएफ मिल गया आप लोगों को? कोई बात नहीं, नहीं मिला तो एटमॉस्फेयर क्या पढ़ाना है? एटमॉस्फेयर। हिंदी में क्या कहेंगे? वायुमंडल। क्या कहेंगे? वायु। एटमॉस्फेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? वायुमंडल।
एटमॉस्फेयर को हिंदी में वायुमंडल। चलिए ध्यान से एक चीज ध्यान समझिए, रॉक साइकिल। एक चीज रुक जाइए ध्यान से, वायुमंडल समझने से पहले रॉक साइकिल समझिए। रॉक साइकिल क्या होता है? चट्टानों में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, ये हम आपको पहले ही पढ़ा दिए। ओ सी आल फेकोना, ये तो हम आपको केमिस्ट्री में पढ़ा दिए थे। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन। तो चट्टानों में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? उसके बाद ये बताइए, ये आग्नेय चट्टान जो था, आग्नेय चट्टान पहले क्या था? मैग्मा। आग्नेय चट्टान मैग्मा, बाहर निकल के ठंडा हुआ लावा, लावा से बना आग्नेय चट्टान। घिस पीट गया तो औसत, दबा गया तो हाँ रूपांतरी, दबा गया तो रूपांतरी। और अगर दबा गया तो चल जाएगा नीचे फिर मैग्मा के पास। अगर फिर दबा गया तो चल जाएगा मैग्मा। अब मैग्मा जला के इसे वापस क्या बना देगा? मैग्मा। अब फिर ज्वालामुखी से भड़केगा, क्या बनेगा? लावा। लावा से आग्नेय घिस के औषधि, दबा के और दबा गया मैग्मा, अब फिर निकलेगा तो पृथ्वी पर 1 किलो न बाहर से आ रहा है ना यहां से जा रहा है। सबकी क्या चल रही है? एक साइकिल। क्या चल रहा है? आग्नेय क्या बना? औसत, दबा के और नीचे चल गया, अब फिर फेंकेगा कहीं। समझ में आ गई नहीं क्या? हाँ, ये मैग्मा से थोड़ा दूर रहता है, ज्यादा पास आएगा तो गल के फिर मैग्मा बन जाएगा। अगर ज्यादा पास आ गया ना तो फिर गल के क्या बन जाएगा? मैग्मा बन जाएगा। थोड़ा दूर रहा तो बच जाएगा, नहीं तो पता चला वहीं रहेगा, फिर इसको जला के मैग्मा क्या कर देगा? दबा देगा। रॉक साइकिल तो सिंपल चीज है। आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिए। एटमॉस्फेयर वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों ओर हवाओं का एक परत है। हमारे पृथ्वी के चारों ओर हवा का क्या है? एक परत है। इस पृथ्वी के चारों ओर हवाओं की इस परत को हम वायुमंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? वायु। इसमें अलग अलग गैस है। नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा, कितना परसेंट? 78। कितना परसेंट? 7। ऑक्सीजन है 21, कितना परसेंट? 21। यही दो को मिलके 99 हो गया। देखिए ना, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन, ये दो को मिलाइए 99%। पूरा वायुमंडल में यही है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरे वायुमंडल में यही है सब। अब बाकी सब तनी मनी है सब। यहाँ पे 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड, 0.0008 हाइड्रोजन, आर्गन, ये सब छोटा, ये 3 को आपको क्या है याद रखना है। बाकी सब तो ऐसे खत्म हो जाएंगे सब। यहाँ पे 1% में बाकी पूरे गैस है सब। तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल की परत है, ये वायुमंडल की परत अगर हमें छोड़ के चल गई तो एगो तो सांस ले ले बिना मर जाएगा आदमी, दूसरा धूप इतना भयानक लगेगा कि आदमी झौंस के मर जाएगा, उल्का पिंड गिरेगा, डायरेक्ट खोपड़िए पे गिरेगा। और अगर वायुमंडल सूर्य से सौर ज्वाला आया तो झौंस के मारेगा। यानी पृथ्वी का सुरक्षा कवच वायुमंडल, पृथ्वी का सुरक्षा कवच और सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी। तो जस्ट पढ़ाए थे आप लोग को ज्वालामुखी। तो आपको मरना फिक्स से सोचो, या तो उल्का पिंड से मरेंगे, नहीं तो सौर ज्वाला से मरेंगे जो बाहर से आ रहा है, नहीं तो धूप से मर जाएगा। सांस तो पहली बार लिया ले नहीं जाएगा, सब मर जाएगा। ये वायुमंडल हमें छोड़ के नहीं जा पाता है। क्यों? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ये गुरुत्वाकर्षण खींच कर रखता है। वायुमंडल को क्या करता है? खींच। और गुरुत्वाकर्षण खत्म तो सारा चीज खत्म। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत हो तो बताया जा। आगे बढ़ जाए। वायुमंडल समझ में आ रहा है? वायुमंडल के कारण सूर्योदय जो होता है, वायुमंडल में भी अपवर्तन होता है। जिस चीज के आर पार देख सकते हैं उसे हम अपवर्तन कहते हैं। तो हम वायु के आर पार देख सकते हैं, अपवर्तन होता है। इसीलिए थोड़ी दूर पे कोई चीज चली जाती है तो धुंधला दिखती है। क्या दिखती है? धुंधला। अपवर्तन के कारण सिक्का नीचे थोड़ा सा ऊपर दिखता है। पढ़ा दिए थे आपको, फिजिक्स में पढ़ाए थे, पानी में रखा सिक्का थोड़ा ऊपर दिखता है, क्योंकि अपवर्तन जब भी होगा थोड़ा सा ऊपर दिखना। तो सूरज डूबने के बाद भी थोड़ा सा ऊपर दिखता है, अर्थात डूबने के 2 मिनट बाद तक सूरज दिखता रहता है।
और अभी उगा भी नहीं रहता है, तो ऊपर दिखने की वजह से 2 मिनट पहले ही दिख जाता, अर्थात वायुमंडल के कारण दिन की अवधि टोटल 4 मिनट बढ़ जाती है। टोटल अवधि 4। खैर ये कोई बहुत बड़ा इफेक्ट तो है नहीं, 2-4 मिनट तो वैसे भी आदमी कौन ध्यान देता है। तो वायुमंडल को अब हम लोग ध्यान से समझते हैं। वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन सी गैस? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायुमंडल को खींच के कौन रखता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। इस पृथ्वी पर तरह तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पे छोटिया भी रहेगी, छोटुआ भी है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें पक्षी भी हैं, सब समझ में आ रहा है? इसमें सरीसृप भी है, सब कुछ है सब यहाँ पर, ध्यान से समझिए। और चीज है यहाँ तो पृथ्वी का सबसे पहला वायुमंडल की जो सबसे पहली परत है, इसे हम लोग क्षोभ मंडल का क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल की 5 परत होती है। टोटल वायुमंडल की कितनी परत है? ये वायु की कितनी परतें हैं? 5। आप इसे वायु कहिए या वायुमंडल कहिए, बात बराबर है। तो कितनी परतें हैं? 5। पहली परत का नाम ट्रोपोस्फीयर, पहली परत का नाम क्षोभ मंडल, अंग्रेजी में ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, हिंदी में क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल ये 8 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर तक है। ऐसा क्यों है? तो भैया पृथ्वी गोल है, यहां से ज्यादा रहेगा, यहां से कम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पृथ्वी क्या है? गोल। तो किसी गोल अब एक बार में गोल समझना, ठीक है? जब स्पेशली पूछेंगे पृथ्वी की आकृति है कैसे, तब जियोड बोलेगा। बीच में बार बार जियोड बोलने से ना थोड़ा सा इजी थोड़ा होता है, सीधे गोल बोल दीजिए निकल जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो इसकी मोटाई ध्रुवों के पास अलग, अभिश्वत रेखा के पास अलग हो जाती है। तो गर्मी के दिन में इसकी मोटाई कम हो जाती है। देखिए गर्मी के दिन में हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, तो इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। ठंडी के दिन में घट जाएगी। तो ये वेरी करते रहता है, कितने से? 8 से 14 किलोमीटर तक। 8 से 14 किलोमीटर। बताइए मानव किस मंडल में रहता है? जितने जीव जंतु हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, तो पेड़ जीव में आ जाएंगे, हम लोग जंतु में आ जाएंगे। पेड़ पौधे, जीव जंतु क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में आता है। जितने भी मौसम संबंधी घटना होगा सब कहां होगा? मौसम संबंधी घटना क्षोभ मंडल में होती है। मौसम संबंधी घटनाएं, किसी को कोई दिक्कत? क्षोभ मंडल में कौन सी घटना? बारिश होता है, क्षोभ, बादल, तूफान, ओला गिरता है, चक्रवात आएंगे, पक्षी पाया जाएगा, क्षोभ, प्रदूषण होता है, क्षोभ, मौसम में परिवर्तन होता है, क्षोभ, ठंडी गर्मी पड़ने लगे, क्षोभ। उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। इसके ऊपर कौन सा होता है? समतापमान, वहां कोई परिवर्तन नहीं होगा। बादल, क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पे जाइएगा टेम्परेचर घटने लगता है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई पे जाने से टेम्परेचर क्षोभ मंडल में हेलीकॉप्टर उड़ाए जाते हैं। हेलीकॉप्टर किसमें उड़ाए जाते हैं? क्षोभ। मौसमी घटनाएं, चॉपर यानी हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में। इसके बाहरी परत, इसके बाहर वाला समतल, स्ट्रेटोस्फीयर, क्या कहेंगे? स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक? 50। कितने किलोमीटर? 50 किलोमीटर। समताप मंडल की विशेषता, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, मौसम चेंज नहीं होता, पक्षी इतना ऊंचाई तक नहीं जा पाते हैं, इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होंगी, आंधी तूफान नहीं पाया जाएगा, बारिश नहीं होगा, बिजली तड़कना नहीं हो। हवाई जहाज में बैठेगा तो बिजली नीचे दिखता है। सर कल सोचा बहुत खराब मौसम था, पूरा दिल्ली से लखनऊ तक का मौसम अजीब था, पूरा कल का बिजली नीचे तड़कता है। इसे आप रहते हैं ऊपर, कहते तो तड़क रहा है यहाँ पर बिजली। अब बिजली क्या होता है? बादल में। सारा बादल कहाँ है?
आप जहाज में बैठे रहते हैं, बिजली तड़केगा यहाँ, आप रहेंगे ऊपर, नीचवा दिखेगा बिजली तड़क रहा है। हवाई जहाज पे बिजली गिर जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ में। यही वजह है कि हवाई जहाज का पायलट सीधे जहाज लेके कहाँ चल जाता है? समताप में। समताप में। तो बताइए वायुयान। लेकिन जब मौसम खराब रहेगा ना तो हवाएं तेज चलने लगेंगी, कहाँ चलेंगी? क्षोभ मंडल में। तो इसमें से बादल को कहाँ ढकेल देती हैं? समताप मंडल। तो कभी कभी जब मौसम खराब रहेगा ना, समताप मंडल में भी जहाज को बहुत टर्बुलेंस देखने को मिले। टर्बुलेंस रहेगा, जहाजिया ऐसे ऐसे कांपने लगता है, ऐसे धर 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 ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जो पहली बार टर्बुलेंस में फंस जाता है बेचारों का कूल गर्म हो जाता है। टर्बुलेंस जब शुरू, कुछ पायलट जो होते हैं वो पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं कि जहाज टर्बुलेंस से गुजरने वाला है, थोड़े झटके महसूस किए जाएंगे। और कोनो पायलट ना उस सबको पैसेंजर से कोई मतलब ही नहीं रहता है, तोरा कुछ हो तो हमारा पता चल। पायलट के आगे स्क्रीन रहता है, वो देख के थोड़े जहाज उड़ा रहा है, तो रडार पे देख रहा है, तो उसके आगे दिख जाता है कि इस रास्ते से क्या है? बादल है, और इस रास्ते से बादल कम है। तो कभी कभी ऐसा होता है इधर बड़ा सा बादल है और इधर भी एगो बादल है, और जहाज का रूट ऐसे है यहाँ से। तो पायलट को लगता है क्या जरूरत है झड़झड़ा के जाने का, क्योंकि ज्यादा झटका देगा तो पायलट को भी पता है कि भाई जहाज, तो वो क्या करेगा ना, इसे घुमा देगा, तब लेके चल जाएगा इसे राउंड मार के। आप एक तो धड़धड़ा रहा, ऊपर से घुमाएगा तो गिराई करे। एक बार हम अहमदाबाद से आ रहे थे दिल्ली के लिए, और ना वहां किसी एक ही गांव के मतलब पूरे 25-30 लोग चढ़े थे, लोग एक ही गांव से, और सब ज्यादातर बुजुर्ग लोग थे। हमें लगता है कहीं तीर्थ उर्थ में जा रहे होंगे। तो वहां पूरे गांव के लोग थे, सब लगभग 70-65 यही। अब तीर्थ में अमूमन ज्यादातर बूढ़े लोग जाते हैं। और जहाज में घुसे, उन लोग को कोई मतलब नहीं था क्या टर्बुलेंस होता है क्या नहीं होता है, और ना किसी किसी के सीट पे बैठ गए थे, क्योंकि ज्यादातर वही लोग थे लोग। तो हमारे सीट पे बैठे, तो हम लोग भाई सीट नंबर रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं होता है, वरना जो जहां बैठ जाएगा तो दिक्कत हो। हम गए बाबा, हम अभी कुछ बोले तो करे बैठना है तुमको, ये सफेद शर्ट इसको बैठा दो कहीं। जो फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं सब ना, तो उसमें लेडीज रहती है सब, तो एयर होस्टेस कहते हैं, अदरवाइज में फ्लाइट अटेंडेंट कहते हैं। ए सफेद शर्ट इसको बैठा दो कहीं यहाँ पे। हम कह रहे भाई धन्य बाबा, हम बैठ जाएंगे कहीं, आप बैठिए। ज्यादातर भाई पता उन लोग को कोई टेंशन नहीं, बढ़िया से एकदम। और उसमें एक दादी जी थी, और उन्हीं के ग्रुप में पूरी फ्लाइट जितना एयर होस्टेस नहीं आगे पीछे की थी, उस सबका ख्याल रखती थी। तुम बैठे हो, वो कहाँ है, वो मतलब पूरी जिम्मेदारी से। हम कहे भाई ना, हाँ। अब दादी जी का एज 70-75 था, लेकिन गजब हम लोग देख रहे थे, भाई देखो कितना जिम्मेदारी है इनके अंदर। अब कोई टेंशन नहीं था उन लोग को। हाँ? अब उन लोग को बहुत ज्यादा नहीं लगता। रात की फ्लाइट में ना पता नहीं चलता, बार बार कुछ दिखने नहीं करता। रात के फ्लाइट में कुछ दिखने, दिन के फ्लाइट में लगता है मौसम खराब है, रात में उतना नहीं पता चलता, और बड़ा आराम से जाते थे लोग। उस फ्लाइट कैसा ना, मतलब जैसे कैसे लोग ट्रेन में जाते हैं, हम टेंशन फ्री एकदम, यहाँ पे सबको एकदम ध्यान से रखते रहते थे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और एयर होस्टेस जब खाना वाना दे देती है तो टहलते रहती है कभी ऐसे कि कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। उन लोग की जिम्मेदारी रहती है कि पैसेंजर का ध्यान रखना। तो दादी जी करिए, काहे परेशान है, बैठ जाओ यहाँ, बैठ जाओ। सबका ध्यान रख रही। दादी जी हमारा यही काम है, छो हम कर देते हैं, हम सब ध्यान देते, सब अपने गांव का। वो लोग थोड़ा सा हिंदी प्लस गुजराती मिक्स करके बोल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन गजब मनोरंजन करते हुए गए थे लोग ना। हम मास्क उस्क लगाए थे तो उतना नहीं पहचाना कोई, आराम से आदमी शांति से, लेकिन मतलब कॉन्फिडेंस गजब था उन लोग में। तो देखिए कभी कभी मौसम खराब रहेगा ना तो समताप मंडल में भी डिस्टर्ब कर देगा। अमूमन बादल कहां पाए जाते हैं? जब यहाँ आंधी तूफान रहेगा ढकेल देगा कुछ मात्रा में, कहां? समताप। वायुयान के लिए सबसे अच्छा कौन होता है? हाँ, बाज कहां उड़ता है? बाज इसी में उड़ता है, इसमें नहीं जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? बादल बहुत नीचे पाए जाते हैं, 6 किलोमीटर तक बस। समझ में आ गया कि नहीं? उसके ऊपर में बादल बहुत ही कम हो जाते हैं सब। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो वायुयान के लिए समताप मंडल, इसी में ओजोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉर्मूला होता है O3।
अब समस्या समझिए, ओजोन को नुकसान करता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और हवाई जहाज के धुआं से भी निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब समस्या समझिए, ओजोन हमारी रक्षा करता है यूवी किरणों से, अदरवाइज में गोरे लोगों को कैंसर हो जाएगा, काला लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? काला सब एकदम खुश हो जाता है, अरे हम तो बच तो एकदम, हाँ काला खसी पूरा खुश है। समझ में आ गया? यूवी रेस से रक्षा कौन करता है? ओजोन। तो हमें ओजोन को बचाना बहुत जरूरी है। अब सोच रहा जहाज इसमें उड़ा नहीं सकते हैं, इसमें जहाज उड़ाइएगा तो जो एक बार उड़ेगा ना दोबारा ना बैठने वाला उसमें, क्योंकि जब जब बादल से टकराएगा इसे जर्किंग होता है, इसे धर 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 करने लगेगा। टेम्पू गाड़ी बस में होता है तो किसी को दिक्कत नहीं होता, पता है जमीन में पे हैं हम, वो में तो हवा में है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसमें उड़ाना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर इसमें उड़ाइएगा तो इसमें मानव रहता है, प्रदूषण होगा, धुआं, अब बारिश के साथ वो धुआं नीचे आएगा तो वो कहाँ लेके चला जाता है? ऊपर ऊपर यहाँ पे। ओजोन को भी क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। तो अब नई नई जहाजों में क्या होता है कि नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, अब वो भी जहाज, जो नए जहाज हो गए हैं वो प्रदूषण कम कर रहे हैं, फ्यूल एफिशिएंट ज्यादा हो गए हैं। अमूमन किसी भी जहाज में, जो जहाज होता है ना, देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा जहाज जो होता है एयरबस A320 और एक है बोइंग 737, बोइंग 737। ये मीडियम साइज का जहाज है, पूरी दुनिया में यही सबसे बड़े ज्यादा उड़ते हैं। इससे ऊपर बोइंग, इसके ऊपर जाएंगे तो एयरबस A321 और बोइंग कंपनी बनाएगी 747, और ऊपर जाएंगे तो A380 ये सबसे बड़का है, ये बना देगा बोइंग 777 जंबो जेट। ये ससुरा जंबो जेट है, सब भयानक। एक उतरने के लिए भी बहुत ज्यादा जगह चाहिए, चार चार को इंजन लेके उड़ जाते हैं सब। तो दुनिया को जहाज फेमस है सब, एक कंपनी, एक एयरबस और एक बोइंग। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई जहाज है तो एयरबस का A320 या बोइंग का बोइंग 737, ये सब बड़े बड़े हो जाते हैं, सब फिर बड़े बड़े हो जाते हैं सब। अब इन जहाजों को अगर हम लोग मतलब किसी भी एरिया में अगर ले जाएंगे तो इनमें टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वरना ये लोग बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला देंगे। और इनकी फ्यूल कैपेसिटी होती है 17,000 लीटर। फ्यूल कैपेसिटी कितनी होती है? 17,000 लीटर फ्यूल लेके बैठा रहता है जहाज में। उतना 17,000 लीटर का काली होगा फ्यूल टैंकवा होता है, आदमी अलग छोड़ दीजिए अभी। तो ये अब ये 17,000 लीटर फ्यूल लिया है तो ये फ्यूल जलाएगा बाबू, अब फ्यूल जलाएगा तो ओजोन को नुकसान होगा कि नहीं होगा? ओजोन को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। फाइटर जेट तो छोटे होते हैं, उसमें तो लड़ाई के काम में आता है। तो ओजोन को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? वायुयान से निकलने वाला धुआं। इसका कोई उपाय भी नहीं है, ना वहां से ओजोन हटने वाला है, ना वहां से हवाई जहाज उतरने वाला है। सब दुनिया में जितने भी जहाज की दुर्घटनाएं हुई हैं, उन दुर्घटनाओं में 99% दुर्घटनाएं क्षोभ मंडल में हुई हैं, यानी उड़ते समय या तो उतरते समय। उड़ता है यहां से सीधे बिखियाइले भाग जाता है, देखते हैं इसे सीधे लेके भागता है वहां पे। और जैसे आप बैठिएगा ना तो जब क्षोभ मंडल में घुसेगा, उड़ेगा तो आपको फील होगा कुछ हल्का 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 लगेगा कि हिला डुला रहा, ऐसे 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 ऐसे। और जैसे संताप मंडल में चल जाएंगे एकदम शांत, कंफ्यूज हो जाएंगे, सोच रहा चल रहा है कि रुक गया। नहीं रुकेगा कैसे? वहां पे जहाज नहीं रुक सकता है। तो मजबूरी भी वायुयान का है, वो इसमें नहीं उड़ सकता है। और जितने भी दुर्घटना हुए हैं वो सब कहां होते हैं? सब। इसलिए जब जहाज उड़ने वाला रहता है ना तो जहाज के अंदर की लाइटें बंद कर दी जाती है, आपकी लाइट डिम कर दी जाएंगी। आपको आपके ऊपर एक पर्सनल लाइट रहता है, टॉर्च जैसा, उसको जला सकते हैं अगर आपको काम है। अदरवाइज में अंदर अंधेरा कर दिया जाता है कि बाहर क्या हो रहा है देखा जा सके, कहीं कोनो चिड़िया तो ना टकरा गया, कहीं कुछ हो गया। पता चला अंदरों लाइट हो गया, बाहर रोशनी है, कुछ दिखबे नहीं करेगा, बाद में पता चला चल गए। तो कभी भी आप में से जो जहाज में बैठे होंगे आप देखे होंगे उतरने टाइम और लैंड करते समय और टेक ऑफ के समय अंदर की लाइटें डिम कर दी जाती हैं। वायुयान के लिए सबसे अच्छा कौन होता है? हाँ, ओजोन लेयर को हवाई जहाज के ईंधन नुकसान करते हैं कि नहीं? अब इसी के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है कि ओजोन लेयर दोबारा से क्या हो रहा है? भर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ओजोन को नुकसान करने वाले अन्य चीजों पे बहुत अच्छे से नकेल कस दिया। CFL बल्ब में क्लोरीन होता था, CFL बल्ब में क्या होता है? क्लोरीन। अब पूरी इंडिया से लगभग CFL का प्रचलन ही खत्म हो गया, पूरी दुनिया से।
आप देखिए अब एलईडी आ गया, क्या गया एलईडी, तो वहां से CFL खत्म हो गया। रेफ्रिजरेटर से भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है वहां से व्यवस्था, हालांकि उसमें फ्रियोन गैस होता है, लीक कर जाता है, फ्रियोन 22 वो भी नुकसान करता है। तो ओजोन को फ्लोरीन क्लोरीन जितने 7 ग्रुप वाले हैं सब ना, सब क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। तो ओजोन लेयर को नुकसान करता है वायुयान की परतें, धुआं। आगे बढ़े, इसके ऊपर होता है आपका मध्य मंडल। कौन सा होता है, कौन होता है, मध्य मंडल। मध्य मंडल सबसे बीच वाला भाग है, इसलिए इसका नाम क्या है, मध्य मंडल। मीजोस्फीयर क्या होता है, मीजोस्फीयर, मध्य मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल। ये 80 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है, ये सबसे ठंडा होता है। क्या होता है, सबसे ठंडा, सबसे कोल्डेस्ट हो जाता है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। टेम्परेचर कहां चला जाए, माइनस। जब भी जहाज यहां रहता है ना तब तक ठीक है, और जैसे वायुयान उड़ के कहां जाता है, समताप मंडल में, टेम्परेचर इतना ठंडा हो जाता है कि जहाज के बाहर बर्फ जम जाता है। जहाज के बाहर क्या हो जाता है, बर्फ जम जाता है। वो इतनी स्पीड में रहती है कि बर्फ जमने का टाइम नहीं मिलता है उसको, क्योंकि बर्फ जमने के लिए हिल डुल नहीं करना चाहिए, वरना बर्फ जमा हिला डुला दीजिएगा बर्फ टूट जाता है। तो बर्फ जम जाता है जहाज के ऊपर। वहां पे एक जहाज थी बोइंग की, बोइंग 737 मैक्स, वो जहाज की खराबी क्या थी, उसके आगे बर्फ जम जाता था थोड़ा थोड़ा ना, तो उसका सेंसर गलत डाटा देने लगता था। अब पायलट की स्पीड, पायलट है 80 डिग्री पे और उसको बताइएगा 40 डिग्री पे, तो गड़बड़ करिए देगा वो, नहीं समझे। हवाई जहाज जब आसमान में होती है तो केवल आप मशीनों पे डिपेंड होते हैं। कुछ देखिएगा चारों ओर बस नीला नीला दिखेगा बादल, कुछ उसमें लैंडमार्क तो रहता नहीं है वहां पर। तो सबसे ठंडा कौन होता है, मध्य मंडल, सबसे ठंडा मध्य मंडल। अब यहां से 640 किलोमीटर तक होता है आयन मंडल। कौन मंडल, आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर, हिंदी में क्या कहेंगे, आयन मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल। कितने किलोमीटर तक, 640। यही वायुमंडल, यही अंतरिक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यही हो जाता है। तो वायुमंडल का ही एक हिस्सा है अंतरिक्ष, लेकिन वहां ऑक्सीजन सांस लेने के लिए अवेलेबल नहीं है। यहां पर 80 किलोमीटर के बाद जैसे आप 100 किलोमीटर पे पहुंचते हैं, उसे कहते हैं कार्बन लाइन। क्या कहेंगे, कार्बन लाइन। अंतरिक्ष यात्री कहां जाते हैं, आयन मंडल में। कहां जाएंगे, आयन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहां छोड़ा गया, आयन। जितने पोलर सैटेलाइट छोड़े जाते हैं आयन मंडल में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑरोरा ओरियोलिस दिखता है आयन मंडल में, ऑरोरा बोरियोलिस दिखता है आयन मंडल में। रेडियो तरंगे टकरा के आती हैं आयन मंडल से। तो आयन मंडल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑरोरा ओरियोलिस और बोरियोलिस आयन मंडल पढ़ा दिए ना। सूर्य से निकलने वाला आग की लपटें कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच के चली आती हैं, जिसे वायुमंडल प्रवेश करने नहीं देता है। जो यहां दिखती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, अरोरा। बताइए, रेडियो तरंगे आयन मंडल, अरोरा, अरोरा आयन मंडल में, अरोरा आयन मंडल में पाई जाते हैं। सब जितना चीज यहां पे सब कहां पे, आयन। सैटेलाइट जितने उपग्रह हैं आयन में। स्पेस स्टेशन, ये जो अंतरिक्ष में जाते हैं सब कहां से रह के आते हैं, सब आयन मंडल में। आयन मंडल में रहते हैं सब। रॉकेट, रॉकेट तो छोड़ने का एक यंत्र है। रॉकेट किस लिए छोड़ा जाता है, उपग्रह के लिए। रॉकेट में क्या लिए जाता है, उपग्रह के लिए। तो उपग्रह कहां जाता है, आयन मंडल। रॉकेट क्या है, तो फिर अंतरिक्ष में लटक के घूमते रहता है वहां पे। अंतरिक्ष का कचरा है, नीचे रहेगा तो गिर जाएगा। फाइटर प्लेन क्षोभ मंडल, फाइटर प्लेन क्षोभ। अब कौन चीज है, लड़ाकू जहाज समताप मंडल में से बम गिराएगा, गिराएगा लाहौर में तो गिर जाएगा कराची। पता चला लाहौर पे गिराएंगे, दौड़ के चला है इधर अमृतसर की ओर। नीचे से ना गिराया जाता उसको। दो तरह के बम होते हैं, जो गाइडेड होते हैं उनको कहीं से फेंक दीजिए, वो अपने से आके मार देगा, लेकिन बहुत महंगा बिकता है गाइडेड मिसाइल। उसके अंदर रडार, कैमरा, कंट्रोलिंग सिस्टम सब लगाना पड़ता है। और अनगाइडेड मिसाइल दब दब गिरा दीजिए, गिर जाएगा। रूस के इतने जहाज क्यों मारे गए, रूस के पास पैसा नहीं है, कम है पैसा, इसलिए ज्यादातर अनगाइडेड मिसाइलों का प्रयोग कर रहा है। अनगाइडेड मिसाइलों को मारने के लिए नीचे आना पड़ता है, और जैसे नीचे आ रहा है ये मैनपैड मिसाइल से मार के गिरा दे रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उल्का पिंड कहां चमकेगा, आयन मंडल। जितना उल्का जलता है सब कहां जलता है, आयन। उपग्रह, स्पेस स्टेशन, अरोरा, रेडियो तरंगे
देखिए रेडियो तरंगों की फ्रीक्वेंसी बहुत तगड़ी होती है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का रेडियो तरंग भेजेंगे ना, बहुत ही ज्यादा हाई एक्सट्रीम लेवल का, तो ही वो आयन मंडल को पार कर जाएगा। अदरवाइज में आप रेडियो तरंग को भेजिए तो जितना रेडियो तरंग को भेजिएगा ना, तो रेडियो तरंग जाएगा और आयन मंडल से टकरा के क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, वापस क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो रेडियो तरंगे भेजते रहिए, वो टकरा के क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। यही किया जाता है पायलट से बात करने के लिए। हवाई जहाज में जाइएगा तो फ्लाइट मोड अपने से हो जाता है। आप हवाई जहाज में एरोप्लेन को फ्लाइट मोड में डालिए या ना डालिए, वो अपने से हो जाएगा। लेकिन टेक ऑफ के समय फ्लाइट मोड में कर देना चाहिए जहाजों को, क्योंकि जहाज एक छोटा सा जगह होता है, उस छोटे से जगह में बहुत सारी मोबाइलें होती हैं। आजकल सबके पास 2 मोबाइलें हो गई हैं और उसमें 4 गो सिम हो गया। अब इतने कॉम्पैक्ट जगह में इतने ज्यादा मोबाइल आ जाएंगे तो उसमें से कनेक्शन डाटा आने जाने लगेगा। अजय हम बैठते मैसेज करेगा, बैठ गए, सीट नंबर इतना है, उड़ने वाले हैं, जा रहे हैं, वीडियो कॉल जा रही हूँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वहां पे इतना मैसेज का आदान प्रदान होगा और उधर से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट को मैसेज करेगा, तो फ्रीक्वेंसी आपस में एक्सचेंज ना हो जाए, इसलिए सावधानी के लिए किया जाता। हालांकि पायलट की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, वो रेडियो वेव पर बात करता है और हम लोग माइक्रोवेव पर बात करते हैं, बट दोनों में बहुत का अंतर नहीं है, क्योंकि रेडियो वेव के बाद और माइक्रोवेव के बाद अगला नंबर रेडियो वेव का ही रहता है। किसका रहता है, रेडियो। तो दोनों में बहुत का अंतर नहीं है। अब बहुत ज्यादा माइक्रो लगा देंगे तो फिर रेडियो वेव की तरह दिक्कत हो जाएगा उसमें, लेकिन माइक्रोवेव बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, रेडियो वेव बहुत दूर तक जा सकता है। ये बताओ, अगर कोई जहाज पायलट जहाज को लेकर चल गया बहिर्मंडल में लेकर चल गया, ससुराल किसमें चल गया, बहिर्मंडल में लेकर चल गया, तब तो उसे बतिया चुके हैं आप, क्योंकि यहाँ रडार वाला एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कहेगा एटीसी पटना है, कहां गया रे तोरा जहाज, तो रेडियो तरंग निकलेगा और इधर कहां जाएगा, आयन मंडल में, आई लौटा देगा, जा वापस, कोई सुनाइए नहीं देगा। आप समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए पायलट कहां उड़ता है? क्या रेडियो तरंगे समताप में जा सकती हैं? जा सकती हैं। और अगर उस ससुरा चल गया बहिर्मंडल में, सुनाई देगा? हाँ, बेचारा पायलट गया, खत्म कहानी पायलट का। समझ में गया? इसलिए कोई भी मानव आज तक एकरा बाहर नहीं गया। अंतरिक्ष में जाते हैं लोग यहाँ पे, बाकी चांद वगैरह पे जाने के लिए भी रेडियो वेव का यूज होता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। स्पेशली बनाया ही जाता है अलग एंटीना, अलग रिसीवर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? प्लेन ज्यादा माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्यों नहीं जहाजें उड़ती हैं? काहे को उड़ेगी भैया माउंट एवरेस्ट के ऊपर? एक बात बताओ, एगो तो इतना हाइट पे है माउंट एवरेस्ट, और कोई इमरजेंसी आ जाएगा तो कोई रास्ता नहीं है आपको उतारने का। समझ में आ गया कि नहीं? और वहां टेम्परेचर बहुत ही ठंडा है, मौसम हमेशा खराब रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कौन जाएगा वहां जान की बाजी लगाने के लिए जहाजिया के ऊपर से? उसलिए अच्छा घुमा के जाइए। आप काहे अपना गाड़िया धीमा कर लेते हैं स्पीड ब्रेकर के ऊपर? हित्ती चुकी स्पीड ब्रेकर देख लेंगे, धाए दे धीमा कर लेंगे मोटरसाइकिल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो नहीं बड़का मोटा रख देगा, सीढ़ी पे चढ़ाइए ना आप ही अपना मोटरसाइकिल। जहाजिया को चढ़ा रहे हैं माउंट एवरेस्ट पे इमरजेंसी के टाइम पे उतारिए नहीं पाइएगा उसको। बहुत बार जहाज को खेत में उतारना पड़ता है, पानी में उतारना पड़ता है, तो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे सब, कहेगा ब्रेस पोजीशन पे हो जाइए यहाँ पे, तो जहाजिया में मुड़िया झुकाना पड़ता है। इसे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अपने हाथ को इसे पैर के नीचे डालिए, ऐसे चुपचाप बैठ जाइए, मुर्गा, हाँ मुर्गा बन जाइए जहाज में, हो गया। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? सबसे बाहरी परत चल जाएगा कि नहीं? बैठाओ बैठाओ इसको कहीं नीचे, जाकर बुखार लग गया है। मौसमी घटनाएं, वायुयान, बीच की परत, उसके ऊपर सबसे बाहर। देखो याद करना बड़ी सिंपल है, 5 परत है ना। मेरी ओर देखो, कितना परत है? 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। पहला बताइए छोमन, ये तो बाहर है, ये तो बाहर है, तो नाम हो गया बहिर्मंडल। हम जहां रहते हैं
छत पे से दिखता है छोम, छत पे से दिखता है छोम। अब तो बीच में 3 नंबर, अबे बीच वाला तो मध्य मंडल। अब मध्य के ऊपर आयन, अब मध्य के नीचे, मध्य के ऊपर आयन जिसमें घूमेगा सैटेलाइट, अब मध्य के नीचे समताप जिसमें उड़ेगा जहाज, एरोप्लेन। समझ में गया? तो मध्य के ऊपर सैटेलाइट, मध्य के ऊपर, अब मध्य के नीचे एरोप्लेन, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, छोटकी जहाजिया सब छोड़। सेसना जो जहाज होते हैं, सेसना जहाज होता है, अगवा में पंखा लगल होता है, देखें। चार्टर्ड प्लेन छोट छोट 15-20 वाला, ये सब कहाँ उड़ते हैं सर? क्षोभ मंडल। इस समताप मंडल में जाइए नहीं पाए, जाएगा सर पलट जाएगा सब, क्योंकि जब आप एक मंडल को दूसरे मंडल में क्रॉस करते हैं ना, बहुत हाई एनर्जी चाहिए होता है। छोटका छोटका नहीं जा पाएगा सब, वहां बहुत हैवी इंजन चाहिए होता है वहां जाने के लिए। सबसे पहली परत उल्का पिंड, रेडियो तरंगे, अरोरा, ओजोन, समताप मंडल, ओजोन, मानव, वायुयान, बादल, 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 बरसात, हेलीकॉप्टर, सबसे ठंडा, सबसे ठंडा मध्य मंडल, सबसे ठंडा मध्य मंडल, सबसे गर्म वायुमंडल, सबसे गर्म उल्का पिंड, रेडियो तरंगे, यूवी रेस से रक्षा, समताप, समताप मंडल में ओजोन, समताप मंडल में मौसम परिवर्तन, परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल, आंधी तूफान चक्रवात, आंधी तूफान चक्रवात, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की कितनी परतें? सबसे गर्म बहिर्मंडल, सबसे ठंडा, सबसे ठंडा, सबसे निचला ओजोन पाया जाएगा, ओजोन। परिवर्तन मंडल, अरोरा, अंतरिक्ष स्टेशन, ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह, संचार उपग्रह तो 36,000 किलोमीटर के छोड़ा जाता है। जीएसएलवी बहुत दूर होता है, उससे मतलब नहीं। अंतरिक्ष स्टेशन, वायुयान के लिए बादल किस मंडल में? चक्रवात। क्या समताप मंडल में बादल जा सकता है? चल जाता है, मौसम खराब रहेगा ना, चल जाए। पर्ल ऑफ ऑल मदर क्लाउड कहा जाता है उसे, क्या कहा जाता है? पर्ल ऑफ मदर। हालांकि बहुत हल्का होता है, लेकिन जो मौसम खराब वाला जाता है ना, बहुत खतरनाक होता है। आगे बढ़े, अब आगे का क्लास कल समझा देंगे। आज आपको